बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, लेकिन वेरी फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक जनरल लॉ है। जितने भी स्पेशल लॉ हैं वो उनमें जनरल जो चीज़ें होती हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को ही डील करता है। तो कम्पिटिटिव इम्तिहान में भी ये बहुत अहम है। जैसा कि अब FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट है 17 स्केल की, उसका इम्तिहान भी महीने बाद आने वाला है। वैसे भी ADPP, सिविल जज और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए ये कोड वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कुछ भी नहीं प्रैक्टिस में इंसान कर सकता, लॉ में अबूर हासिल नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने ये आज टॉपिक चुना है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह समझने की, और वीडियो एंड तक देखेंगे तो फिर ही समझ आ सकेगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जल्दी से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो हमारा वो मैंने बता दिया, जैसा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जनरल लॉ है ये। और ये जितने भी स्पेशल लॉ हैं उनमें भी जो जनरल चीज़ें हैं वो यही कोड डील करता है। तो किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ने का जो तरीका है वो आप जानते ही हैं कि सेक्शन जो 1 होता है, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट। अब देखें, इसमें जो नाम होगा वही नाम इसका लिया जाएगा, चूंकि जो MCQs टाइप पेपर्स होते हैं तो एक्ट के नेम के बारे में, इसकी पब्लिकेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो अक्सर लोग इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर MCQs में आ जाए कि कोड का असल नाम क्या है, तो इसका जो असल नाम है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898। ये इसका प्रॉपर पूरा नाम है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो शॉर्ट टाइटल में जो भी नेम होगा वही नेम उसका ओरिजिनल नेम होता है। अब इसकी जो डेट है वो ये नीचे लिखी हुई है, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। अब ये इन फोर्स कब हुआ? 1898। अब और इसकी पब्लिकेशन है वो है 22 मार्च 1898। यानी कि ये पब्लिश मार्च 22 में हो गया, लेकिन ये इन्फोर्स कब हुआ? जुलाई 1 जुलाई 1898 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ भी जाता है कई दफा कम्पिटिटिव इम्तिहान में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके नीचे एक्सटेंट देख लें अगर हम, तो इसमें ये बताया जाता है कि ये जो कोड है या जो लॉ है ये कहाँ तक वैलिड है। मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए ये चलेगा, या के प्रोविंस के लिए होगा, या डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। तो एक्सटेंट में देखें तो ये है, इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और याद रखें ये जनरल लॉ है, और स्पेशल लॉ में कई चीजें हैं जो यही जनरल लॉ डील करता है। अब नेक्स्ट हम इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये देखें कि ये लेंथी कितना है, तो इसमें जो टोटल पार्ट हैं वो 9 है, और इसके जो टोटल चैप्टर हैं वो 46 हैं। 46 इसके सेक्शन हैं, और इसके जो पार्ट हैं वो 9 है। और दूसरा, हम इसमें जो टोटल सेक्शन बताए गए हैं, और टोटल सेक्शन अगर हम देखें तो 565 इसके टोटल सेक्शन है। 565 इसके टोटल सेक्शन हैं, पार्ट इसके 9 हैं, और चैप्टर इसके 46 हैं। इसमें कई चैप्टर ऐसे हैं जो ओमिट कर दिए गए हैं, तो वो सारे हम देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम उसकी तरफ पहले चलते हैं। ये
सेक्शन 154 से जो स्टार्ट होता है, ये चैप्टर और पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट 5 देखेंगे हम, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। अब इसका चैप्टर है ये जी 14, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसकी जो बेयर रीडिंग है पहले हम वो करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे और फिर इसके जो क्वेश्चन है वो हम डील करेंगे। सबसे पहले 154 सेक्शन है ये, कोई भी ऑफेंस, ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको पता ही है। ऑफेंस कब होता है? जब एक्टसरिया और मेंजरिया दोनों इंग्रेडिएंट मुकम्मल हों तो ऑफेंस बन जाता है। तो मेंजरिया और एक्टसरिया जरूरी है, ये मिलकर एक ऑफेंस बना देते हैं। आगे अगर हम ऑफेंस देखें तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब जो केसेस हैं कॉग्निजेबल, उनकी इंफॉर्मेशन कैसे होगी और पुलिस कैसे, एजेंसी है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस, वो कैसे काम करेगी, कैसे अमल करेगी, क्या वो कार्रवाई करेगी, उसकी प्रोसीडिंग क्या होंगी, ये सब हम देखते हैं। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो कि एजेंसी को पावर होती है कि वो बगैर वारंट लिए किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर सकता है, किसी प्लेस को सर्च कर सकता है, किसी भी आर्टिकल को, सस्पेक्टेड आर्टिकल को अपनी पोजेशन में, कस्टडी में ले सकता है। ये इसकी पावर्स हैं। तो हम जो सेक्शन 54 देख रहे हैं कि कोग्निजेबल अगर कोई ऑफेंस है, कोई ऐसा एक्शन किया गया है और वो पुलिस क्या करेगी उसमें। अब हम बेयर रीडिंग करते हैं इसकी। एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offense, कोई मालूमात जो के किसी भी कोग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन कमिटिंग के बारे में हो, इफ गिवन orally। अब ये जो है ये अगर वो जुबानी कलामी आके दी गई इंफॉर्मेशन या तो किसको दी गई, इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, इंचार्ज पुलिस स्टेशन को या तो जबानी दी गई, शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम। अगर तो जबानी कलामी आकर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को दी जाती है तो वो क्या करेगा, उसे रिड्यूस करेगा इन राइटिंग और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। अब जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको वो पढ़ के सुनाएगा कि जो चीज तुम बता रहे हो वो इन राइटिंग कर दी गई है और यही है। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन, और इसी तरह की हर मालूमात, वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड, कहता है कि या वो लिख के दी गई है या वो लिखी गई है, शैल बी साइंड। अब वो शैल का मतलब है कि मैंडेटरी, अब साइन के बगैर नहीं चलेगी एप्लीकेशन, इट इज मैंडेटरी इंग्रेडिएंट। तो इसमें कहता है कि शैल बी साइंड। अब वो जो इन्फॉर्मेंट होगा वो अपनी साइन करेगा, अगर साइन नहीं कर सकता तो थंब इंप्रेशन लगाएगा बाय द पर्सन गिविंग इट, ओके। एंड द सब्सटेंस thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf। अब वो एक रजिस्टर जो भी गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इशू करती है कि इसमें 154 की जो इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है, वो लिखी जाएगी, वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, बुक होगी, उसमें लिखी जाएगी। तो ये हमने जो बेयर इसकी जो रीडिंग देखी इसमें हमें समझ यही आ रहा है कि एक तो ये कि कोई इंफॉर्मेंट होगा और जो इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन होगा कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ओके। अगर वो आके इंफॉर्मेशन देता है, किसको देता है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन दे दी और वो क्या करेगा, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन
वो उसे रिड्यूस करेगा इन राइटिंग और फिर उसे पढ़ के सुनाएगा जिसने इंफॉर्मेशन दी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की। उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो उसके ऊपर साइन करेगा। अगर साइन नहीं कर सकता तो थंब इंप्रेशन उसका लगेगा। इट इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी लॉ। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, जो बुक होगी, उसके ऊपर उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लॉज हो गई किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की। अब हम अगर प्रोवाइजो देख लें, इसका प्रोवाइजो में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 336B, सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 376 और सेक्शन 509 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। सॉरी, अगर तो वो कहता है कि इंफॉर्मेशन देने वाला जो वुमेन है तो वो सेक्शन बता दिए गए हैं 336B, 354, 354A, सेक्शन 376 और यहाँ सेक्शन 509 पाकिस्तान पिनल कोड के। इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, या तो ये जो ऑफेंस है कमिट किए गए या करने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट। ओके, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। अब क्या होगा, ऐसी जो इंफॉर्मेशन होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो तफ्तीशी होगा जिसको हम IO कहते हैं। तो प्रेजेंस किसकी होगी, फीमेल पुलिस ऑफिसर भी वहां पे प्रेजेंट होगी, और अ फीमेल फैमिली मेंबर और एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एज द केस में बी। अब दो चीजें हैं, वो जो इंफॉर्मेशन देने वाली है वो एक तो पुलिस ऑफिसर फीमेल भी होगी उधर, जो IO है उसे रिकॉर्ड करेगा जब उसकी स्टेटमेंट को। फिर या तो और अ फीमेल फैमिली मेंबर, या उसी की जो इंफॉर्मेशन देने वाली है वुमेन, उसी की फैमिली मेंबर की कोई फीमेल और या फिर एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। या ये तीन चीजें हैं इसमें समझने वाली। वो ये है कि नंबर 1 तो ये है ना कि IO है जो वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन जो वुमेन दे रही है फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने। इसके अलावा अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी फैमिली मेंबर में से कोई फीमेल हो, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर और एनी अदर पर्सन, कोई ऐसा शख्स विद कॉन्सेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट जो मुस्तगीस है, जो इंफॉर्मेशन देने वाली है, उसकी रजामंदी, आजादाना रजामंदी के साथ किसी और पर्सन, किसी और शख्स। अब यहाँ पे देखने वाली जो टू द पॉइंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन MCQs में आ भी जाता है, वो ये है कि पर्सन यूज किया गया है। पहले में उन्होंने पुलिस और फीमेल ऑफिसर बताया गया है, अगर आप देखें तो बेयर रीडिंग देखें तो। फिर उसके बाद उन्होंने फीमेल फैमिली मेंबर बताया गया, फिर उसके बाद उन्होंने एनी अदर पर्सन की बात हुई। पर्सन में मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है MCQ टाइप, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको पता है कि एक एक नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होता है उधर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन देने वाली औरत है तो या तो वो पुलिस ऑफिसर फीमेल वहां पे होनी चाहिए, या उसकी फैमिली मेंबर में कोई औरत होनी चाहिए, कोई मर्द नहीं होना चाहिए। आप याद रखें कि उन दोनों के अलावा एक ये भी बताया गया कि एनी पर्सन में वो मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाती है, उसकी कॉन्सेंट आ जाएगी उसमें। अब प्रोवाइजो फर्दर है, अब ये भी हम गौर से देख लें, ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट होम एंड
offense under section 336B, section 354, section 354A, section 36 or section 509 of the Pakistan Penal Code 1860 is alleged to have been committed or attempted. अगर ये जो ऊपर अफोरसेड सेक्शन है अगर वो कमिट किए गए या करने की कोशिश की गई अटेम्प्ट is distressed, such information shall be recorded by an investigating officer. आईओ के जरिए वो रिकॉर्ड की जाएगी एट रेजिडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट. अब वो कह रहा है फर्दर उन्होंने जो प्रोवाइजो दी है वो क्या है कि उसकी रिहाइशगाह पर जाके कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और यहाँ एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द कंप्लेनेंट चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर or female member or any other person with consent of the complainant as the case may be. अब इधर भी उन्होंने वही कहा कि या पुलिस ऑफिसर फीमेल हो या मेंबर ऑफ फैमिली फीमेल हो या फिर उसकी कॉन्सेंट कंप्लेनेंट के तहत कोई भी एनी अदर पर्सन हो जाए. अब इसमें जो डिफरेंट चीज है ऊपर वाले से ऊपर जो प्रोवाइजो थी उससे जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि एट रेजिडेंस उसकी रहाइश पर या जहां पे वो कन्वीनियंट हो और ये उसकी चॉइस है. तो ये सेक्शन 154 है जो कि कोई भी क्राइम जो शुरू होता है जो स्टोरी शुरू होती है क्राइम की उसकी कार्रवाई की पुलिस की जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एजेंसीज हैं कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो इस पे स्टार्ट हो जाती है पुलिस केस पर. अब सेक्शन 154 वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हम जो सेक्शन 154 देख रहे हैं नीचे ये सेक्शन है इंफॉर्मेशन इन नॉन कोग्निजेबल केसेस. लेकिन हम इसको नहीं अभी देखते इसकी रीडिंग नहीं करते इसको नहीं समझते क्योंकि हम अभी कोग्निजेबल ऑफेंस के बारे में देख रहे हैं. ये है नॉन कोग्निजेबल केसेस के लिए. इसमें जो पावर है वो मजिस्ट्रेट के पास है इलाका मजिस्ट्रेट के पास और जो 154 की है वो पुलिस के पास है पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज है वो कार्रवाई कर सकते हैं. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस पे अमल करती हैं और कार्रवाई करती हैं. अब 154 जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है. अब हम सीधा आ जाते हैं 156 के ऊपर. 154 था उसके बाद 156 आ गया इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस. अब FIR जो दर्ज हुई वो अंडर सेक्शन 154 के तहत दर्ज हो गई. तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद तफ्तीश होगी कि ये वाकई एक सच्ची FIR है इब्तदाई रिपोर्ट जो थी वो सच्ची थी या वो झूठी है या वो मन घड़त कहानी है. ये कैसे साबित होगा ये तफ्तीश में साबित होगा. तो ये सेक्शन 156 की कार्रवाई शुरू हो जाती है इन कॉग्निजेबल केसेस. एनी ऑफिसर सब सेक्शन 1 हम देखते हैं. एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में without the order of a magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 15 relating to the place of inquiry or trial. अब ये कॉग्निजेबल केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ओके इसमें कहता है कि बगैर किसी विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के अलावा उसके बगैर उसके पास पावर है उसको पावर कानून ने दे दी है कि वो कॉग्निजेबल जो केसेस होंगे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है. हाँ ये बात भी देखनी होगी इसमें कि ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए उसकी. सम टाइम ऐसा होता है कि ऑफेंस बॉर्डर लाइन पे होता है किसी दो पुलिस स्टेशन के. अब पता नहीं चलता कि पुलिस स्टेशन कौन सा है तो इसमें वो बाद में स्टैट्यूटरी लॉ में बताया गया है कि किस तरह
वो जो हद है, जुरिस्डिक्शन है, वो क्लियर की जाती है। तो इसमें वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर वो हर तरह के जो कोग्निजेबल केसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेट उनको कर सकता है। सब सेक्शन 2 अगर हम देखते हैं, कहते हैं नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस। कहता है कि नो प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। अब ये समझने वाली बात है, कोई जो पुलिस ऑफिसर है वो इस ग्राउंड के ऊपर वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये इम्पावर्ड नहीं था तफ्तीश करने के लिए। नंबर 3 सब सेक्शन हम देखते हैं, एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो एम्पावर्ड है इन्वेस्टिगेट करने के, इन्वेस्टिगेट का ऑर्डर करने के लिए। सब सेक्शन 4 हम देखते हैं, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शंस 1, 2 और 3 नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट। क्या तो कोई पुलिस ऑफिसर शैल मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 497 और सेक्शन 498 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। 497 और 498 कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट ऑफेंस को नहीं करेगा मसवाई एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय द हस्बैंड ऑफ द वुमेन। ये क्योंकि कपल के बारे में है, कपल के बारे में जो भी ऑफेंस है उसके बारे में, इसीलिए हस्बैंड का कहा गया। और इन हिज absence by some person who had the care of such woman on his behalf at the time when such offense was committed। अब यूज देखना ये है कि सेक्शन 154 जो कोई भी ऑफेंस, वो मैंने बताया आपको मेंजरिया एक्टसरिया होगा और ऑफेंस कमिट हुआ, वो ऑफेंस है जो कोग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में जाएगी। इंफॉर्मेंट जो है कोई बंदा भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये बात भी आप जहन नशीन कर लें कि जो FIR है वो कोई बंदा भी करवा सकता है। मतलब कोई इंजर्ड बंदा है वो खुद जा सकता है, उसका भाई जा सकता है, हमसाया जा सकता है, दोस्त जा सकता है। इसका मकसद जो 154 का है ना, वो जस्ट इंफॉर्मेशन देना है कि कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, सोसाइटी को बचाना है ऑफेंस क्रिएशन, ऑफेंस ऑफ कमीशन से। ओके, अब 156 में कोग्निजेबल केसेस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है हमने वो देख लिया। अब 156 है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 295 सी पाकिस्तान पीनल कोड। अब स्पेसिफिकली ये बता दिया गया सेक्शन 295 जो मजहबी है, मजहबी इश्तियाल अंगेजी या बेहुरमती करना, मजहब के बारे में, मजहब के खिलाफ कोई बात करना, तो इसके बारे में है। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में 156A के तहत क्लियरली बता दिया गया। और अब हम जो नेक्स्ट है वो सेक्शन देखते हैं, 156B है। ये इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमेन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ जना। तो जना के केस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो 156B के हवाले से है। प्रोसीजर वेयर कोग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड। अब जो ऐसे ऑफेंस होते हैं जो सस्पेक्टेड हैं को, तो उसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 157 के जरिए क्लियर किया गया है। अब हम अगर देखें तो व्यूअर्स इसमें ये है प्रोसीजर बताया गया किसका, सस्पेक्टेड कोग्निजेबल ऑफेंस। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट। अब ये नहीं है कि मुंह उठाया और चले गए ना, इसमें उन्होंने कहा रीजन टू सस्पेक्ट, वजह, द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक हो गया, फ्रॉम इंफॉर्मेशन,
ठीक है। इसमें जो पहले हमने देखा ना, फ्रॉम इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात उसे हुई किसकी, सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which he is empowered under section 156 to investigate। अब जो के ऑफेंस है कोग्निजेबल और वो 156 के तहत उसको इन्वेस्टिगेट करने का empowered अकॉर्डिंग टू लॉ, ही शैल फोर्थ विद। अब वो क्या करेगा, वो मैंडेटरी ये हो गया शैल, he shall forthwith उसी वक्त send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence। अब वो रिपोर्ट किसे करेगा, मजिस्ट्रेट को करेगा कि जो उसकी कोग्निजेंस ले सकता है। एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन, और इन पर्सन प्रोसीड करेगा, और शैल डिप्यूट, या तो वो खुद जा प्रोसीड करेगा या डिप्यूट कर देगा अपने से जो नीचे ऑफिशियल होते हैं ऑफिसर उनको, one of his subordinate officer, okay, not being below such rank as the provincial government may by general special order। अब उससे छोटा रैंक नहीं हो सकता डिप्यूट करने के लिए, जो प्रेस्क्राइब कर दिया, बता दिया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ टू प्रोसीड टू द स्पॉट, स्पॉट के ऊपर जाएगा जहां पे कमीशन ऑफ ऑफेंस सस्पेक्ट है, कोग्निजेबल ऑफेंस, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स, फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और हालात, एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। अब हम प्रोवाइजो देखते हैं व्यूज, प्रोवाइडर इसमें ए बी है, वेयर लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस विद, और बी में है वेयर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज सीज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो ए क्लास देख लेते हैं, व्हेन एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर। कहता है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है किसी शख्स के खिलाफ कि जो के केस जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन, तो वो जरूरत फील नहीं करता इन पर्सन उसको प्रोसीड करने की, और डिप्यूट ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। तो ना ही वो ये जरूरत महसूस करता है कि इन्वेस्टिगेट जो मैं डिप्यूट कर दूं किसी ऑफिसर को तो स्पॉट पे, तो वो भी वो नीड फील नहीं करता। तो नेक्स्ट, वेयर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब वो कहता है कि सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की। If it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground, अब वो कहता है कि there is no sufficient ground, कोई sufficient चीज नहीं है, कोई देख नहीं रहा कि ये cognizable offense की कमीशन होने का सस्पेक्ट है, for entering on an investigation, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके इन्वेस्टिगेशन करने से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का टाइम ही ज्यादा होना है, कोई इसमें से मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, तो वो क्या करेगा कि वो नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा। वो अगर समझता है कि इसकी इन्वेस्टिगेट नहीं होनी चाहिए, बनता ही नहीं है ऑफेंस कोग्निजेबल, तो वो फिर उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा उसे। इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड इन क्लास ए बी, अब वो कहता है सबसेक्शन 2 में कि जो ए बी क्लास में बताए गए हैं हर केस of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in his said report his reasons for not fully complying with the requirements of that subsection। अब वो रिपोर्ट लिखेगा, his रीजन बताएगा कि वो जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही कॉग्निजेबल ऑफेंस की। एंड इन द केस मेंशन्ड इन क्लास बी, such officer shall also forthwith notify to the informant, if any in such manner as may be prescribed by the provincial government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated। अब इसका जो हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या प्रैक्टिस की तरफ से भी देखें तो सेक्शन 154 से जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर लॉज हो जाती है, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो भी है। तो उसके बाद जो सेक्शन 159 है, अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होल्ड की जाती है
उसके बारे में है, लेकिन ये हम नहीं देखेंगे। अब 154 की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, एफआईआर किसी पर्सन के अगेंस्ट लॉन्च हो गई, अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। उसमें 160 जो है सेक्शन, इसमें क्या है कि पुलिस के पास पावर है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब वो जो इंफॉर्मेशन दी गई, अब वो विटनेस को रिक्वायर करेगा उनके बयान वगैरह लेने के लिए फॉर फर्दर प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द केस, whether the commission of offense is cognizable or not। ये भी तो होता है ना कि कोई भी ऑफेंस, कोई भी इंफॉर्मेंट झूठी एफआईआर जाके कमीशन ऑफ ऑफेंस कोग्निजेबल नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर ऐसी स्टोरी बना देते हैं। तो जो आईओ का मकसद, तफ्तीश का मकसद तो यही है कि ट्रुथ जो है उसको लिखा जाए, जो फैक्ट्स हैं वो उससे पता चले कि वेदर ही इज अक्यूज्ड और नॉट, कि उसे इन्वॉल्व कर दिया गया है या वाकई उसने कमीशन ऑफ ऑफेंस की है। अब 160 के तहत वो कॉल करेगा विटनेस वगैरह को। अब विटनेस कौन होंगे? या तो वो कोई और इंडिपेंडेंट विटनेस भी मंगवा सकता है, बुला सकता है, उसके पास पावर है। एफआईआर के विटनेस के जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो इसके जो रिकॉर्ड जो करेगा वो 161 के जरिए करेगा। अब 160 के तहत उसने रिक्वायर कर लिया अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब 161 क्या कहता है? 161 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब पुलिस एग्जामिन करती है विटनेसेस को, उनकी स्टेटमेंट लिखती है पुलिस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब 160 के तहत वो पुलिस को बुलाते हैं, सॉरी विटनेस को बुलाया जाता है। उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट लिखी जाती है, एग्जामिन किया जाता है, वो 161 के तहत है। अब हम 161 को गो थ्रू करते हैं। सबसेक्शन 1 है इसका, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो उनकी स्टेटमेंट वगैरह है वो प्रेस्क्राइब करेगा कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि कौन सा ऑफिसर होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है या तो एनी पुलिस ऑफिसर और या एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बताया। अच्छा, अब हम देखते हैं, मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर prescribe in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। अब वो कहते हैं ओरली उससे पूछेंगे, उससे जो बात रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस, कोग्निजेबल ऑफेंस है, उसको उससे सवाल जवाब के तहत पूछा जाएगा। अब प्रोवाइजो है इसकी सबसेक्शन 1 की, प्रोवाइडेड दैट ए स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 336B, सेक्शन 354, सेक्शन 354A, section 376 or section 509 of the Pakistan Penal Code is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by an investigating officer in presence of a female police officer or a female family member or other person of her choice। अब जो इसकी स्टेटमेंट है उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि फीमेल मेंबर होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर या फैमिली मेंबर होए फीमेल, या एनी पर्सन ऑफ हर चॉइस, एनी पर्सन में मेल या फीमेल। सबसेक्शन 2 में सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा शैल बी, ये मैंडेटरी हो गया कि वो किसी शख्स से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो, तफ्तीशी है जो, वो किसी ऐसे विटनेस से कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन क्वेश्चंस द आंसर्स टू व्हिच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी फॉर फ्यूचर। सबसेक्शन 3 अगर देखते हैं हम, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट।
अब ये मे है, कर सकता है नहीं भी कर सकता। पुलिस ऑफिसर रिड्यूस कहता है, मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए रिड्यूस कर सकता है इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है जी। अब वो जब एग्जामिन कर रहा था कि उसको, तो वो इनटू राइटिंग भी कर सकता है। एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर वो ऐसा करता है तो वो सेपरेट रिकॉर्ड रखेगा स्टेटमेंट का ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स। अब जो इसका हम देखते हैं 161 का स्टेटमेंट ऑफ एनी विटनेसेस। अब क्वेश्चन करता है, आंसर उससे लेता है, तो उसके बाद वो कहता है कि अगर वो समझता है कि इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, इन राइटिंग लिखना चाहे, तो वो पुलिस डायरी के अलावा एक रिकॉर्ड बनाएगा, एक सिंपल पेज लगा ले, वहां पे उसका बयान लिखा जाएगा और उसकी जो क्रक्स होगा वो पुलिस डायरी में लिखेगा, जिसे हम जिमनी कहते हैं। तो इसका जो बयान जो होता है वो सेपरेट लिखा जाता है पुलिस डायरी से। अब 161 लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप है। तो हम चूंकि बीच में से कई सेक्शन छोड़ इसलिए ले रहे हैं कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उनको देख रहे हैं। मजीद हम ऐसा करेंगे कि कोई एक चैप्टर ले लिया करेंगे, उसी के ऊपर फोकस करके सिर्फ उसी को देखा करेंगे। आज जो हमने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसका एक तो हम ओवरऑल देख लिया, दूसरा हमने इसका जो चैप्टर ये एफआईआर वाला है, तफ्तीश वाला है, पुलिस की पावर्स है, इसको गो थ्रू करना है आज हमने। हमारा ये आज टारगेट है। तो इसके अलावा अब हम 162 में देखते हैं, तो स्टेटमेंट्स टू पुलिस नोट टू बी साइंड। अब जो स्टेटमेंट विटनेस दे रहा है वो साइन नहीं होंगी। पहली बात एफआईआर होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, उसके बाद विटनेस को रिक्वायर, उसकी अटेंडेंस को रिक्वायर करने के लिए वो नोटिस करेगा आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, किसके तहत, 160 सेक्शन के तहत। अब फिर उनको एग्जामिन करेगा 161 के तहत। फिर उनका जो समझता है कि इनका इनटू राइटिंग रिकॉर्ड रखना चाहिए, फिर वो जो स्टेटमेंट है इनटू राइटिंग करेगा। राइटिंग इनटू करने के बाद अब वो जो है वो साइन होना कोई जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट टू पुलिस नो टू बी साइन, साइन नहीं हुए तो फिर भी वो चलेंगी। यूज ऑफ सच स्टेटमेंट इन एविडेंट, तो वो एविडेंस में भी इस्तेमाल की जाती है। No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it, nor shall uh, any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such statement was made। अब हम ये अगर देखते हैं तो इसमें एक चीज़ है कि जो प्रैक्टिस के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ। तो जब पुलिस स्टेटमेंट किसी विटनेस की लेती है तो वो एक ब्लैंक पेपर के ऊपर उसकी स्टेटमेंट फैक्ट्स के बारे में ले लेते हैं, उसके बाद वो साइन भी करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने बेयर रीडिंग की उसमें हमें क्लियर हो गया। अब इसकी प्रोवाइजो हम देखें तो प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as aforesaid, the court shall on the request of the accused refer to such writing and direct that the accused be furnished with the copy thereof। अब ये देखें बड़ी टेक्निकल चीज है कि provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial, अब अगर कोई ऐसा गवाह बुलाया जाता है मुद्दईयत या प्रोसिक्यूशन पुलिस वगैरह या मुस्तकीस बुलाता है इंक्वायरी या ट्रायल में, whose statement has been reduced into writing as aforesaid, और उसकी जो स्टेटमेंट है वो इन राइटिंग है, लिखी गई है, तो फिर क्या होगा, द कोर्ट शैल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अक्यूज। अब कोर्ट क्या करेगी, अगर तो रिक्वेस्ट करता है मुलजम अक्यूज्ड, किसको, कोर्ट को,
refer to such writing and direct that the accused be furnished with a copy thereof। तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि फर्निश की जाए, कॉपी मुहैया की जाए अक्यूज को, जो उसने वहां पे इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट की विटनेस ने। तो नेक्स्ट हम देखें, इन ऑर्डर दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट, या उसका एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड may be used to contradict such witness in the manner provided by section 145 of this evidence act 1872। अब इससे नेक्स्ट हम अगर देखें तो when any part of such statement is so used, अगर या कहता है कि जब any part of such statement, कोई भी हिस्सा ऑफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद any part thereof may also be used in the re-examination of such witness। अब इसमें but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross examination proviso further that if the court is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the inquiry or trial, or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is inexpedient in the public interest, it shall record such opinion but not the reason therefore, and shall exclude such part from the copy of this statement furnished to the accused। अब वो कहता है कि अगर असरार करता है अक्यूज पर्सन कोर्ट से, तो कोर्ट उस स्टेटमेंट को फर्निश करने का ऑर्डर कर देगी। हाँ, अगर उन प्रोवाइजो में बताया गया है कि अगर तो पब्लिक इंटरेस्ट उसमें है, तो उसमें दूसरा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, तो यानी कि अक्यूज्ड को वो स्टेटमेंट देना मुनासिब ना है, तो फिर वो जो स्टेटमेंट फर्निश है वो पार्ट या वो पूरी स्टेटमेंट एक्सक्लूड कर दी जाएगी, वो नहीं दी जाएगी अक्यूज पर्सन को। नेक्स्ट अगर हम देखें, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट falling within the provisions of section 32 class 1 of the evidence act। ये हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ हम जाते हैं, 164 की जो स्टेटमेंट एंड कन्फेशन, इसके ऊपर एक अलहदा मुकम्मल लेक्चर करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत पचीदा भी है, टेक्निकल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से सिविल जज में एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीपी और डीपीजी में क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा भी कम्पिटेटिव जो इम्तिहान है उनमें भी एमसीक्यू या सब्जेक्टिव टाइप में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कन्फेशन के बारे में 164 सेक्शन, इसके ऊपर पूरा लेक्चर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। और इसके बाद 164 है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एटसेट्रा, और ये आ गया। तो इसके बाद डीएनए है, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर आ गया। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाहिर है अगर पुलिस समझती है कि कोई प्लेस ऐसी है जिसमें से कोई चीज़ ऑब्टेन हो सकती है, कोई आर्टिकल मिल सकता है जो ऑफेंस कमीशन के दौरान इस्तेमाल किया गया, या कोई ऐसी चीज़ जो कि केस को बेहतर कर सकती है, तो वो सर्च पुलिस ऑफिसर कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बाद पास बहुत स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, पुलिस रूल्स में उसके पास पावर है, पुलिस ऑर्डर में उसको पावर दी गई है। तो इसी तरह किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में से फैक्ट्स ढूंढना ही उसका काम होता है। अब 166 देखें, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर एन अदर टू इशू सर्च वारंट, सर्च वारंट के लिए भी इशू हो सकता है। अब प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अब इसका प्रोसीजर कहता है कि अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो क्या होगा। अब 167 है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब किसी अक्यूज को या सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, तो अरेस्ट करने की पावर उसे है। तो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब अरेस्ट करता है, तो उसके बाद उसने 24 आवर में उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होती तो 167 के तहत उसने मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करके दोबारा कस्टडी लेनी होती है। अगर उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत ना रही, तो फिर वो रिमांड नहीं लेता,
जिसको हम रिमांड बोलते हैं, रिमांड नहीं लेता, एप्लीकेशन फॉर कस्टडी की इल्तजा नहीं करता, बल्कि उसे जुडिशल करने की रिक्वेस्ट कर देता है। इसके बाद सेक्शन को अगर हम बेयर रीडिंग कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें है कि वेन एवर, जब कभी, एनी पर्सन इज अरेस्टेड, कोई शख्स जो अरेस्ट हो गया, एंड डिटेन इन कस्टडी, और डिटेन किया गया कस्टडी पुलिस की, एंड इट अपेयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब 24 घंटे में उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन, उसकी तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी, तो उसके बाद क्या होगा, फिक्स्ड बाय सेक्शन 61। सेक्शन 61 में यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास किसी भी कस्टडी जो भी किसी बंदे की ली हुई है, अरेस्ट किया हुआ है, किसी को डिटेन किया हुआ है, उसको पेश करना होता है। And there are grounds for believing that the acquisition or information is well founded. The officer in charge of the police station कहता है कि आपको उसकी एक्विजिशन, उसके उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो वेल फाउंडेड है, और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो, और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर शैल फोर्थ विद ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो उसे क्या करेगा, नियरेस्ट जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके पास लेके जाएंगे ए कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी, एक कॉपी जाएगी जी एंट्रीज इन द डायरी हेयर इन आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू द केस, एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू सच मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 है जी, द मजिस्ट्रेट टू होम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole। 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। If he has not jurisdiction to try the case or send it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction, provided that no magistrate of the third class and no magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the provincial government shall authorize detention in the custody of the police। अब a magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reason for so doing। The magistrate giving such order shall forward a copy of his order with his reason for making it to the session judge। अब हम इसको अगर देखें तो इसमें हमें ये समझ आ रही है कि वन, जो accused has been arrested or detained by police officer, he will presented for transmit to the nearest magistrate। अब nearest magistrate के पास उस accused को लेके जाना है 24 घंटे के अंदर अंदर, और उधर जाके वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि इसकी कस्टडी हमें दी जाए फिर दोबारा, क्योंकि इससे कोई फैक्ट्स निकालने हैं हमने। तो फिर होल जो कहते हैं उसमें बताया गया है कि 2 दिन का, 5 दिन का, या मुकम्मल करके 15 दिन से ज्यादा कस्टडी नहीं दी जाएगी पुलिस ऑफिसर को। समटाइम्स होता क्या है प्रैक्टिस में कि 5 दिन का रिमांड दिया, उसके बाद 2 दिन का रिमांड दिया और फिर जुडिशियल कर दिया गया, लोकल जुडिशियल रिमांड हो गया। तो उसमें क्या हुआ, 7 दिन का दिया, तो समटाइम ऐसा होता है कि 5 दिन का दिया, फिर 3 दिन का दिया, फिर 5 दिन का दिया, फिर 2 दिन का दिया, यानी कि 15 दिन मुकम्मल हो गए। अब 15 से ज्यादा अकॉर्डिंग टू लॉ वो नहीं रख सकते अपने पास, और ना ही मजिस्ट्रेट साहब उसका ऑर्डर करेंगे दोबारा। 15 दिन इन होल। अब हम देखें कि जब वो कर देता है ऐसा, तो फिर वो रीजन लिखेगा, जो मजिस्ट्रेट है उनकी कस्टडी पुलिस को देते वक्त रिकॉर्ड करेगा रीजन। अब उसके बाद कहते हैं कि एक कॉपी जो है वो अपने ऑर्डर की सेशन जज साहब के पास जाएगी, अगर वो रिमांड करता है, कस्टडी देता है पुलिस को तो किसी अक्यूज पर्सन की।
notwithstanding anything contained in section 60 and 61 or herein before to the contrary, where the accused forward under subsection 2 is a female, अगर तो वो फीमेल है, the magistrate shall not accept maswa in the cases involving qatl or डकैती supported by reason to be recorded in writing. कहता है कि कत्ल और डकैती के जो केस हैं उनमें फिर भी रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग रीजन. Authorize the detention of the accused in police custody and the police officer making an investigation shall interrogate the accused referred to in subsection 1 in the prison in the presence of an officer of jail and a female police officer. फीमेल के लिए थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट किया. अब सब सेक्शन 6 देखें. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शैल मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट फॉर द एडमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनटू द प्रिजन फॉर द पर्पस ऑफ इंटेरोगेटिंग द अक्यूज्ड. अब वो जो अरेंजमेंट करेगा प्रिजन का जो इंचार्ज है. अब सब सेक्शन 7 देखते हैं. इफ फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन it is necessary that the accused referred or to in subsection 1 be taken out of the prison. The officer in charge of the police station or the police officer making investigation not below the rank of sub inspector shall apply to the magistrate in that behalf. तो ये मैंडेटरी है जी, सब इंस्पेक्टर. तो नेक्स्ट हम देखें. द मजिस्ट्रेट में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग परमिट टेकिंग ऑफ अक्यूज आउट ऑफ द प्रिजन. कहता है कि इजाजत दे भी सकता है आउट ऑफ प्रिजन इन द कंपनी ऑफ अ फीमेल की कंपनी में पुलिस ऑफिसर appointed by magistrate, provided that the accused shall not be kept out of the prison while in the custody of the police between sunset and sunrise. यानी कि रात को नहीं कस्टडी दी जा सकती पुलिस ऑफिसर को. सूरज के गुरूब होने के बाद, सूरज के तलू होने से पहले कस्टडी पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको फीमेल की कस्टडी नहीं दी जा सकती. अब सेक्शन 169 है रिलीज ऑफ अक्यूज एविडेंस डेफिशिएंट. अगर डेफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो वो रिलीज किया जा सकता है अक्यूज को 169 के तहत. 170 कहता है केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट. अब अगर एविडेंस है वो सफिशिएंट है, समझते हैं कि ये ऑफेंस कमिट हुआ और ये अक्यूज इसमें मुलव्वस है, इन्वॉल्व है, तो उसके लिए वो जो है केस वो सेंड किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब को. 171 है जो वो कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर. अब हम जो इसकी बेयर रीडिंग करें, अगर रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय subordinate police officer. When any subordinate police officer has made any investigation under this chapter. अब अगर subordinate police officer investigation conduct कर रहा है under this chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. तो report करेगा किसको? officer in charge को. किस चीज की? investigation की. अब 169 is very important section है कि अगर एविडेंस ही नहीं है, एफआईआर हो गई लेकिन आगे अगर देख जाकर पता चलता है कि जो इसकी एविडेंस है उसके मुताबिक ये ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर अक्यूज रिलीज हो सकता है. इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, कहता है कि इस चैप्टर के इस जो मशक है इसके तहत अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, it appears to the officer in charge of the police station or to the police officer making the investigation that there is not sufficient evidence. अब evidence है जो वो sufficient नहीं है, proper नहीं है और reasonable नहीं है. फिर क्या कहता है वो? reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate. Such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond. अब वो क्या कह रहा है? कहता है अगर such officer is in custody, if such person is in custody, release him.
रिलीज उसे किया जाएगा ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के उसे रिलीज कर दिया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज। As such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or send him for trial। अब सफिशेंट अगर रीजनेबल ग्राउंड के तहत वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, सफिशेंट एविडेंस नहीं है, तो उसको रिलीज कर दिया जाता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड। अब सेक्शन जो है वो है 170, केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अगर अब सफिशिएंट नहीं है तो रिलीज हो जाएगा। तो ये पावर किसको दे दी गई? पुलिस को। पुलिस एग्जीक्यूट बॉन्ड करवा के फारग कर सकती है, और अगर वो समझती है कि सफिशिएंट एविडेंस है तो वो क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड कर देंगे किसको? लाका मजिस्ट्रेट को। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन under this chapter it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence or reasonable ground is aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or send him for trial। अब वो ट्रायल के लिए सेंड कर दिया जाएगा इलाका मजिस्ट्रेट को। if the offense is bailable and the accused is able to give security। अब वो कहता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है और अक्यूज इस चीज से के काबिल है कि वो सिक्योरिटी दे सकता है, shall take security from him or for his appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। अगर तो वो कहता है कि बेलेबल है तो उसको वो श्योरिटी बॉन्ड लेके सिक्योरिटी लेके उसका, तो उसको बाउंड कर दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट के पास अटेंडेंस अपनी हाजिरी पेश करे फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट। तो अगर मतलब सब सेक्शन 2 आ गया, नेक्स्ट हमारा व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स एन अक्यूज पर्सन टू अ मजिस्ट्रेट। अब अगर जब ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का फॉरवर्ड करता है किसी मुलजम को मजिस्ट्रेट के पास सामने और टेक सिक्योरिटी और सिक्योरिटी लेता है फॉर हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस की बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन ही शैल सेंड टू सच मजिस्ट्रेट, वो करेगा भेजेगा ऐसे मजिस्ट्रेट को एनी वेपन और अदर आर्टिकल विच इट मे बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम and shall require the complainant if any and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। तो नेक्स्ट सबसेक्शन 5 आ गया जनाब, ये भी हम रीड आउट कर लेते हैं। द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, वो ऑफिसर जिसके सामने एग्जीक्यूट किया गया बॉन्ड शैल डिलीवर ए कॉपी देयर ऑफ टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड। अब उसकी एक कॉपी दे दी जाएगी उसे जिसने एग्जीक्यूट किया, एंड शैल देन सेंड टू मजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट, फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट व्यूज हमारा जो है 171, कंप्लेनर्स एंड विटनेस नोट टू बी रिक्वायर्ड टू कंपनी पुलिस ऑफिसर्स। अब इससे आगे सेक्शन 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस की जो डायरी है उसके रिलेटेड है, जो जिमनात होती हैं, जिमनी होती हैं, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन बयान लिखता है, उसका क्रक्स लिखता है, उसका हालात वाक़यात डे बाय डे जो प्रोसीडिंग उसने करनी होती है, जो सर्च करता है या किसी को अरेस्ट करता है या किसी जगह जाके मुआयना करता है, इंस्पेक्शन करता है, वो सारी जो इतनी भी किसी भी केस को उसके ट्रुथ को निकालने के लिए जो भी हरकत करता है वो सारा अमल इस डायरी में लिखा जाता है।
अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब वो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, एविडेंस ढूंढ ली, सफिशिएंट एविडेंस है, उसके अलावा उसने रिकवरीज वगैरह भी कर ली हैं, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस भी हैं। अब उसने मुकम्मल एक डायरी तैयार कर ली, फिर उसकी एक रिपोर्ट लिखेगा। उसका पूरे जो मतलब एक ऑफेंस कमिट होता है जनवरी 2021 में, और वो 2022 में उसका चालान सबमिट करता है। तो 2000 जनवरी 2021 से लेकर 2022 जनवरी में अगर वो सपोज करते हैं चालान सबमिट 173 की रिपोर्ट सबमिट करता है, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक जितने भी हालात वाकयात या जो क्रक्स है, जो उसकी एफआईआर है, उसके बाद जो उसने किया और जो उसके मुताबिक उसको लगता है, वो अपनी मतलब लिखता है कि मेरे तफ्तीश करने से, मेरे ये सबूत देखने से मुझे ये अक्यूज इस जुर्म में गुनाहगार पाया दिखता है, या इसका कसूर नहीं है। जो भी रिपोर्ट है वो पेश कर देता है मजिस्ट्रेट के पास। तो इसको हम गो थ्रू, एक बेर एक्ट को लाजमी गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि इसमें से ही एमसीक्यू जो होती हैं वो सवाल पुट कर लेता है। अगर हमने बेर एक्ट को गौर से देखा होगा, पढ़ा होगा, गो थ्रू किया होगा, तो उसी में से जो क्वेश्चन है वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 देखते हैं। सबसेक्शन 1 में वो कहता है कि एवरी investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay। कहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो अननेसेसरी, गैर जरूरी डिले, तखीर के बगैर कंप्लीट होगी। ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए कि शैल बी का वर्ड यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट देखें, एंड एज सून एज इट इज कंप्लीटेड, जैसे ही एक मुकम्मल होगी, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, शैल मैंडेटरी आ गया, फिर थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसके थ्रू करेगा, जरिया किसका, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे व्यूअर्स, वो क्लास ए है। फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of the offense on a police report, a report in the form prescribed by the provincial government, setting forth the names of the parties, the nature of the information, and the names of the persons who appear to be acquainted with the circumstances of the case, and stating whether the accused, if arrested, has been forwarded in custody or has been released on his bond, and if so whether with or without sureties। एंड अब क्लास ए है जो, इसको हम अगर देख बेयर रीडिंग की, हमें ये पता चलता है कि फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट कौन करेगा जी, ये करेगा पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये जो हमने चैप्टर देखा, बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 15 चैप्टर है, चैप्टर 15। इसमें ये कहा गया कि कोई भी ऑफेंस है जो कमिट होता है, फिर उसकी एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 154 के तहत, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद विटनेस को रिक्वायर अटेंडेंस की जाएगी, 161 की वो उसकी स्टेटमेंट होगी, 164 की भी स्टेटमेंट होगी। उसके बाद डेफिशिएंट एविडेंस है तो क्या होगा, सफिशिएंट एविडेंस है तो मजिस्ट्रेट के पास सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद 173 है वो, जो अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो सेंड करने का तरीका बताया। ऑफिसर इंचार्ज है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा टू मजिस्ट्रेट, पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, पावर है टेक कॉग्निजेंस लेने का। सपोज करते हैं एक ऑफेंस है जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है, तो वो सेकंड या थर्ड क्लास के पास नहीं जाएगा। इसके तहत वो सारे जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो पर्सन अरेस्टेड है वो बॉन्ड पे है या बेल पे है या कस्टडी में है, ये सारी तफसील एक फॉर्म के तौर पर होता है 173 का, उसमें लिखी जाती है। तो क्लास बी अगर हम देखते हैं, कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the
कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन। अब यूज इसके हम प्रोवाइजो भी देख लें। प्रोवाइडेड दैट where investigation is not completed within a period of 14 day, अगर 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीश है वो कंप्लीट नहीं होती, पहले तो बताया मैंडेटरी बताया गया कि जल्द से जल्द इसे तफ्तीश मुकम्मल करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू नियरेस्ट कॉग्निजेंस, जिसके पास है उस मजिस्ट्रेट साहब के पास। अगर प्रोवाइजो में कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 14 दिन के अंदर, from day-to-day recording of the first information report under section 154, the officer in charge of the police station shall within 3 days of the expiration of such period, ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा विद इन 3 डेज, जब एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने से पहले फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा एंड इंटरम रिपोर्ट, इंटरम रिपोर्ट भेजेगा। 14 दिन हुए, अब 14 दिन के बाद विद इन 3 डेज ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड, अब 14 दिन के बाद जो 3 दिन के अंदर अंदर वो इंटरम रिपोर्ट भेज देगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट, जिसने कॉग्निजेंस लेनी है उसको फॉरवर्ड करेगा इंटरम रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किस एक फॉर्म होगा जो कि प्रेस्क्राइब है, जो कि फिक्स किया हुआ गवर्नमेंट ने कि इस तरह के फॉर्म के ऊपर इंटरम रिपोर्ट जाएगी, stating there in the result of the investigation made until then and the, तो उसमें स्टेट किया जाएगा, बताया जाएगा उसका रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन का कि क्यों ये नहीं मुकम्मल हो सकी। कोर्ट शैल कमेंस द ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ सच इंटरनल रिपोर्ट, तो कोर्ट क्या करेगी, शैल कमेंस, वो मैंडेटरी कर दिया कि कमेंस कर देगी ट्रायल को इंटरनल रिपोर्ट के ऊपर, एनलेस for reason to be recorded the court decides that the trial should not so commence, जब तक ये फिर आगे वो एंटल भी बता दिया गया कि कोर्ट डिसाइड करती है कि द ट्रायल शुड नॉट सो कमेंस, कमेंस नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सब सेक्शन 2 देख लीजिए, वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158, कहता है कि जहां पे 158 के तहत superior officer of police appoint हुआ, the report shall in any cases in which the provincial government by general or special orders or directs be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation. Number 3, whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit. एक नेक्स्ट हम देख लें जी, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 है जनाबे अली, ए कॉपी ऑफ एनी रिपोर्ट फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल ऑन एप्लीकेशन be furnished to the accused before the commencement of the inquiry or trial। अब वो कहता है कि इसकी जो कॉपी है रिपोर्ट की जो फॉरवर्डेड हुई है अंडर दिस सेक्शन शैल मैंडेटरी है, ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड, वो दी जाएगी अक्यूज को कमेंसमेंट किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल की आगाज पे शुरू होने से पहले, प्रोवाइडेड दैट द सेम shall be paid for unless the magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost। okay, ये free of cost। section 5, where the officer in charge of a police station forwards a report under subsection 1, he shall along with the report produce the witnesses in the case, except maswai, the public servants, and the magistrate shall bind such witnesses for appearance before him or some other court on the date fixed for trial। ये हो गई हमारी जो बात 154 से लेकर 173 FIR से लेके वो फॉरवर्ड जो होती है रिपोर्ट पुलिस की फाइनल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वहां तक। इसके बाद जो है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड है, उसके बाद 174 ए ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स है, पावर टू समन पर्संस है,
इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इन काज ऑफ डेथ है, इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं उसके बारे में है। हमने जो बेयर रीडिंग की, हमने जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखा, उसका मकसद हमारा ये था आज कि हम इसका जो चैप्टर 15 है उसमें हम गो थ्रू कर ले तमाम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, जो प्रोसीडिंग होती है वो सारा हमने देख लिया। अब इसको मुकम्मल को सीआरपीसी को देखने के लिए इसमें ट्रायल है, इसमें समरी ट्रायल है, मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का ट्रायल है। इसके अलावा सर्च है, पुलिस की पावर्स हैं सर्च करने की है, अरेस्ट की है, वारंट की है। इसके अलावा जो सीज करने की पावर्स है, तो इसके अलावा एविडेंस का तरीका है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में अपील वगैरह वगैरह, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चैप्टर मैंने सोचा कि पहले डिस्कस हम कर लें, तो इसके बाद आइंदा इंशाल्लाह हम ट्रायल पे बात करेंगे, उसके बाद अपील पे भी करेंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम ट्रायल शुरू करेंगे मजिस्ट्रेट का, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया, ये हो गया कि ऑफेंस क्या है, ऑफेंस कमिट होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, इंफॉर्मेशन जब जाएगी उसके बाद पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी, इसको रजिस्टर्ड कैसे करेगी, इसको साइन कैसे होगा एफआईआर का, और एफआईआर कौन करवा सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात आ गई, फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी पावर्स की बात आ गई, वो रिक्वायर करेगा अटेंडेंस ऑफ विटनेस, उसका बयान जो विटनेसेस का है उनको एग्जामिन करेगा, उसका बयान लिखेगा, ये बात हमने कर ली। उसके बाद अगर डेफिशिएंट ऑफ एविडेंस है तो फिर वो रिलीज हो जाएगा अक्यूज, अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो फिर क्या होगा, फिर वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फॉरवर्ड कौन करेगा, ऑफिसर इंचार्ज। ये बेयर रीडिंग करने से हमें ये चीजें पता चल गई। अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी एमसीक्यू बारे, तो हम इंशाल्लाह इजीली पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब फॉरवर्ड हो गया तो उसके बाद 173 की रिपोर्ट जाएगी। रिपोर्ट एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जारी किया हुआ है, उसमें वो सारी क्रक्स बताया जाएगा। उसमें अगर 173 की रिपोर्ट मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो इंटरम रिपोर्ट चले जाएगी, उस पर कमेंट्स हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा, कमेंसमेंट होगा। तो वो ट्रायल हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। इसमें व्यूज देखने की ये बात है कि जब ये सारी प्रोसीडिंग होगी पुलिस की, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। तो ट्रायल पे बात इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि हमें काफ़ी हद तक ये क्लियर आपको हो गया होगा कंसेप्ट आपका। तो इसमें व्यूज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने रीडिंग की है, सपोज करते हैं कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाता है। अब जो एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर इंशाल्लाह मेरा ख्याल थोड़ी देर रहेगी या इम्तिहान आ जाएगा, तो उसमें अगर वो एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पूछे जाते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। सपोज करें उसमें पूछ लिया जाता है कि 173 क्या है, तो यहाँ ये पूछ लिया जाता है कि अगर रिपोर्ट 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट जो है 173 की, वो किसके जरिए फॉरवर्ड होती है मजिस्ट्रेट को, तो वो इजीली है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए जाती है ये। और ये सेक्शन कौन सा सेक्शन है जिसके तहत एग्जामिन होता है विटनेस, वो 161 है। और रिक्वायर करता है अटेंडेंस ऑफ विटनेस, पुलिस की पावर है, पुलिस कैसे करता है, 160 के तहत करता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि याद करने वाली हैं, और इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको जहन नशीन उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा और आपको जो भी क्यूरी हुई आपकी इंशाल्लाह वो सॉल्व करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और आइंदा अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना मोहम्मद बिशारत, अल्लाह हाफिज़।